नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है इंश्योरेंस। देखिए, हमने इंश्योरेंस के अंदर उसकी कुछ आवश्यकताएं समझ रहे थे। एक बीमा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग महत्वता प्रकट करता है। जहां हमने अपने पिछली क्लास में एक व्यवसाय की दृष्टि से हमने बीमा की कुछ आवश्यकताएं समझी थी, उससे पहले एक पारिवारिक दृष्टि से समझा था। आज हम इस आवश्यकताओं को 3 अलग अलग भागों में बांटते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है समाज की दृष्टि से। देखिए, हम एक समाज में रहने वाले लोग हैं और हमें इस समाज के प्रति भी कुछ इंश्योरेंस की कुछ आवश्यकता है। बीमा के कारण हमारे समाज में भी कुछ ऐसे फायदे या महत्वता स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि बीमा कराने से एक समाज को किस प्रकार से फायदा हो सकता है। थोड़ा सा इन पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है पारिवारिक दृष्टि, पारिवारिक जीवन में स्थायित्व। देखिए, इंश्योरेंस कराने के बाद एक व्यक्ति थोड़ा सा बेचिंत रह जाता है, उससे चिंता मुक्त हो जाता है। और इन फ्यूचर यदि किसी प्रकार की उसको पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे उसने इंश्योरेंस करवाया है, थोड़ी सी सेविंग की प्रवृत्ति उसके मन में क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हर महीने या हर 3 महीने उसे जो प्रीमियम पे करना है, इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम देना है, उस प्रीमियम को एक प्रकार से सेविंग समझा जाता है। जो उसने पॉलिसी कराई है, वो पॉलिसी इन फ्यूचर यदि उसको आवश्यकता पड़ती है तो तुड़वा के उस पैसे को ले सकता है, या एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उस पैसा को प्राप्त हो सकता है। मतलब एक मन में एक इस प्रकार की थिंकिंग क्रिएट होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे इन फ्यूचर कोई ना कोई पैसा मिलेगा। एक हम ये कह सकते हैं कि एक स्थायित्वता क्रिएट हो जाती है कि हमें एक लंबे समय तक चलना है, पैसा भरना है और एक समय बाद आपको पैसा प्राप्त होगा। एक रूटीन बन जाता है कि आपको हर महीने इतना पैसा जमा कराना है। तो एक प्रकार से एक आदत सी पड़ जाती है पैसा सेविंग करने का। बात करते हैं जोखिमों का सामूहिक विभाजन। देखिए, आपके पास अलग अलग व्यक्तियों के पास बहुत सारी रिस्क है। हम सब ने बीमा कराया है, हम सबके रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी छोटे छोटे भागों में बांट देती है। मेरी रिस्क, आपकी रिस्क है, तो सबकी एक ही रिस्क है, लेकिन बीमा कंपनी ने उन सबको अलग अलग भागों में बांट दिया। भागों में बांटने का मतलब, मैंने यदि 1000 रुपये प्रीमियम भरा है, आपने 1000 रुपये प्रीमियम भरा है, इन फ्यूचर यदि मुझे नुकसान होता है तो कंपनी आपका, मेरा और सबका मिला के एक व्यक्ति को दे रही है। तो कहने का हमारा मीन्स ये है कि हमारी जो रिस्क है, उन सभी रिस्कों को अलग अलग भागों में कंपनी या जो बीमा कंपनी है वो डिवाइड कर लेती है। सामाजिक बुराइयों की रोकथाम। देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने बीमा कराया है तो उसका फ्यूचर सेफ है, ऐसा हम मानते हैं। कैसे मानते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके परिवार में टोटली वो 5 सदस्य हैं, वो, उसकी वाइफ और 3 बच्चे हैं। कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, पूरा परिवार उसी को चलाना है। इन फ्यूचर बाय दी वे उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए और वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उस परिवार का संचालन कौन करेगा? पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही क्रिएट होता है कि वो जो परिवार उस व्यक्ति की आय पर निर्भर था, अब वो व्यक्ति ही नहीं रहा है, तो क्या वो परिवार आगे जाके मैनेज हो पाएगा? नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि उसके जो बच्चे हैं, उन्हें सही ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही ढंग से रहना नहीं मिलता है, प्रॉपरली खाना नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में वो कुछ ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो हमारे समाज के लिए बहिष्कृत है। जैसे हम कह सकते हैं, चोरी करना स्टार्ट कर लिया, भीख मांगना स्टार्ट कर लिया, कहीं लूट, मतलब कह सकते हैं लोगों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर वो शिक्षित तो रहते नहीं, उनको प्रॉपरली शिक्षा नहीं मिलती है। दूसरी बात, जब पैसे के अभाव में हर व्यक्ति गलत काम करने के लिए मजबूर हो सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने बीमा कराया है और यदि भगवान न करे उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो परिवार उस पैसे से अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकता है। बच्चों के लिए उसने यदि कोई फ्यूचर प्लान कर रखा है तो बच्चे एक सही शिक्षा प्राप्त करके एक सही नीति पर चलेंगे। तो कह सकते हैं कि इंश्योरेंस करवाने से सामाजिक बुराइयों में भी कमियां होती है। लोग, बच्चों के पास पैसा आ गया है, वो एक इतना पैसा कमा के गया है और उतना ऐसा काम करके गया है जिससे इन फ्यूचर बच्चों को किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसा गलत हथकंडा अपनाने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपना जीवन सही ढंग से यापन ना कर पाए। नेक्स्ट आता है सभ्यता का प्रतीक। देखिए, जिस व्यक्ति ने बीमा कराया है उसे समाज एक सभ्य व्यक्ति मानता है, क्योंकि समाज के दिमाग में या समाज में उसके प्रति एक ऐसी सोच है कि वो अपने और अपने परिवार के प्रति जागरूक है। देखिए, जो व्यक्ति बीमा करा रहा है, क्योंकि बीमा अपने लिए तो करवाया नहीं जाता है। एक सामान्य व्यक्ति है जो अपने लिए बीमा, ठीक है, करवा रहा है, सेविंग के पर्पज से बीमा होता है, लेकिन लेजेंडली यदि किसी ने ये सोच के करवाया है कि मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति ने ये सोच के इंश्योरेंस करवाया है कि यदि किसी अनहोनी घटना के कारण
मेरा जीवन नहीं रहता है, मैं सही ढंग से काम करने लायक नहीं रहता हूं, तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा। यदि ये सोच किसी व्यक्ति के दिमाग में आ रही है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचकर अपना जीवन जी रहा है, ऐसा सोचकर कोई कार्य कर रहा है, तो लोग उसे सभ्य समझते हैं और वास्तव में वो व्यक्ति सभ्य है, क्योंकि वो अकेला ही जीवन यापन नहीं कर रहा है, उसके समाज में उसके जो निर्भर लोग हैं, उस पर जो डिफेंडेड पर्सन है, उसके लिए भी उसको सोचना होता है। और वो जो सोच रखता है उसी को हम एक सभ्यता या सभ्य व्यक्ति का परिचय समझते हुए एक बात को कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने बीमा करा लिया है उसको समाज एक सभ्य मानता है और एक सभ्यता का परिचय ही समझते हैं उसको। नेक्स्ट आता है जीवन स्तर में सुधार। देखिए, एक व्यक्ति के पास जब पैसा आता है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। कैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 साल की पॉलिसी ले रखी है, हर महीने उसने 1000 रुपये जमा कराया, 5 साल तक उसने व्यक्ति ने जो पैसा जमा कराने के बाद मान लीजिए उसे 4 लाख मिल गया। देखो, बीमा का मतलब यही जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की डेथ होगी तो ही पैसा मिलेगा, जरूरी नहीं है। इंश्योरेंस ये कहता है, इंश्योरेंस एक पॉलिसी भी है, एक सेविंग भी है, एक इन्वेस्टमेंट भी है। आपने पैसा जमा कराया, बीमा कंपनी विद इंटरेस्ट आपको पैसा वापस देती है। आपने 4 साल 5 साल की पॉलिसी ले रखी थी, 4 साल बाद में 5 साल बाद में मान लीजिए आपको 4 लाख रुपए मिल गया। एक साथ में जब आपको 4 लाख मिला, आपने उस 4 लाख से कुछ ऐसा काम कर लिया, हो सकता है आपने कार खरीद ली, हो सकता है आपने कोई घर खरीद लिया या घर का रिनोवेशन करा दिया। तो जैसे ही आपने कार खरीदी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। आपने अपने घर में कुछ नया सामान खरीद लिया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। आपने एक जमीन खरीद ली, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि हम जब पैसा जमा कराते हैं, जब सेविंग करते हैं, छोटी छोटी सेविंग होती है, उस समय हमें ये पता नहीं चलता है कि हमने कितना पैसा दिया है। कभी हमने 1000 रुपये जमा करा रहे हो, कभी 500 जमा करा रहे हो, कहीं आपके 300 रुपये जमा करा कर, और एक बड़ी मात्रा में अमाउंट आपको रिसीव होता है। जब आपको एक अच्छा खासा अमाउंट रिसीव हो रहा है, उस समय में आप अलग अलग चीजों में उस पैसे को इन्वेस्ट कर लेते हो। आपका लिविंग स्टैंडर्ड उस समय बढ़ना स्टार्ट होता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। देखिए, आज बहुत सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस आ रहे हैं, और केवल हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है, आज आप देख रहे हो बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका, कई ऐसी बीमारी है जिसका तो इलाज भी नहीं है, और कई ऐसी बीमारी है जिसके लिए इलाज बहुत महंगा है। मतलब आप सोच नहीं सकते, किसी अच्छे हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट हो जाता है तो फिर उसकी जितनी सेविंग है एक दिन में, 1 घंटे में चली जाए, पता ही नहीं चलता है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, कई ऐसे व्यक्ति है जो एक छोटी सी बीमारी के कारण कहीं एडमिट हो गए किसी बड़े हॉस्पिटल में, बहुत पैसा खर्च होता है। तो कहने का हमारा मीन ये होता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जूझता है। देखिए, उसको उस समय 2 प्रॉब्लम रहती है। पहली प्रॉब्लम तो उसको फिजिकली वो हैरेसमेंट तो है ही है, क्योंकि उसमें जो किसी बीमारी से वो ग्रसित है, लेकिन साथ में सेकंड ऑप्शन फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट है मतलब पैसा तो लगेगा ही लगेगा। उस समय पैसा कहाँ से लाए? तो आज कई ऐसी कंपनियां हैं जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कराती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मीन स्वास्थ्य का बीमा करता है। यदि किसी प्रकार की आपको बीमारी हो जाए, किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाए, तो उसका जितना खर्च होगा वो कंपनी पे करती है। इसके लिए आपको फिक्स प्रीमियम पे करना होता है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, ज़्यादा कोई इसका प्रीमियम होता नहीं है। और 1 साल का इंश्योरेंस रहता है। 1 साल के विदिन 1 ईयर में यदि किसी पर्सन को किसी बीमारी से प्रॉब्लम हो जाए, हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाता है, तो उसको पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो एक पर्सन के लिए ये भी ठीक है, क्योंकि बीमारियां आना कोई फिक्स नहीं होता। अब जैसे आज की स्थिति देखते हैं, कोविड-19 आ गया, किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी भयानक बीमारी आ जाएगी, हमको इस तरह से कैद होना पड़ जाएगा। आज केवल अपना देश ही नहीं, पूरा विश्व इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हम और ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ना कोई दूसरा पर्सन कुछ कर पा रहा है। इस कंडीशन में क्या है, जिस व्यक्ति ने बीमा करा रखा है उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आज की स्थिति देख रहे हैं कि केवल कोरोना से ही प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग ऐसे भी थे जो दूसरी बीमारी से भी ग्रसित थे, और उनको यदि कोरोना हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं वो लोग। उन्हें एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, कई लोग वेंटिलेटर पे जी रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में पैसा खर्च होता है, और पैसा जो लग रहा है, आज यदि किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस के बेस में पैसा मिल जाता है। उसका खर्चा जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा हो रहा है वो कहीं हद तक फ्री हो जाता है। रोजगार के अवसर में विकास। देखिए, इंश्योरेंस के सेक्टर में आपके एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीजिंग होता है। आप सोचोगे सर कैसे होता है, तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल LIC का देता हूँ। अपने भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसको कह रहे हैं।
जो जीवन बीमा करती है और उसमें कम से कम 6 से 7 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। केवल एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ मैं, एजेंट नहीं। एजेंट की संख्या तो हमने अभी तक काउंट भी नहीं करी है। बाकी केवल एम्प्लॉय 5 से 7 लाख पर्सन काम करते हैं। ऐसी ऐसी भारत में कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो जब एक इंश्योरेंस कंपनी खुलती है तो समाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। उसका एजेंट होगा, एक छोटी सी ब्रांच यदि आप देख लो किसी कंपनी की, तो उस ब्रांच में भाई आपका ब्रांच मैनेजर होगा, उसके अंदर 2-3 क्लर्क होंगे, 1-2 पियोन होंगे। बहुत मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी ब्रांच में भी मान लो आपको 4-5 एम्प्लॉयमेंट तो आपको क्रिएट करना ही होता है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी खुल रही है तो समाज में लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं, रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। ये एक समाज के प्रति बीमा की कुछ आवश्यकता थी। अब हम समझते हैं राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति बीमा अपने राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन। देखिए, बीमा कराने से हर एक व्यक्ति को बचत में प्रोत्साहन मिलता है। हर व्यक्ति सेविंग के प्रवृत्ति को थोड़ा सा अप्लाई करता है, क्योंकि देखिए जब किसी व्यक्ति को मंथली 1000 रुपये भरना है तो वो पहली कोशिश करेगा 1000 रुपये कमाने के लिए, क्योंकि बिना कमाए तो पैसा भरेगा कहाँ से। दूसरी बात, कमाने के साथ साथ उसको इतना कमाना पड़ेगा कि उसकी डेली लाइफ के अलावा 1000 रुपये लेना होगा। मतलब जो डेली लाइफ के जो एक्सपेंसेस है उनको कहीं हद तक कम करते हुए आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपीज पे करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये प्रवृत्ति किसी एक पर्सन के पास में आती है, ऐसे धीरे धीरे पूरे देश में आ जाती है। तो देश में एक बचत की प्रोत्साहन, मतलब बचत को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट मिलता है। हर लोग अपनी सेविंग करना पसंद करते हैं, अनावश्यक खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं। देश के आर्थिक विकास में सहायक। देखिए, हम जो प्रीमियम भरते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को अपने देश के आर्थिक विकास पर लगाती है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को पैसा देती है, किसी बड़ी इंडस्ट्री को पैसा देती है, किसी बड़े जो व्यवसाय है उनको लोन के तौर पे दे रही है। और वो पैसा, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने LIC में पैसा भरा, LIC ने किसी बड़ी इंडस्ट्री को पैसा लोन दे दिया, एक नई इंडस्ट्री खोल दी। जब एक नई इंडस्ट्री खुलेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है कि एक बिजनेस खुलते ही उसके अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, तो एक आम पब्लिक वहीं काम करता है। तो कहने का मतलब एक वही फ्लो है। अब मैं मेरी बात करता हूं, मैंने LIC को पैसा दिया, LIC ने किसी इंडस्ट्री को पैसा दिया और मैं उस इंडस्ट्री में वापस एम्प्लॉयमेंट ले रहा हूं, मैं उस कंपनी में जाके नौकरी कर रहा हूं, तो मुझे तो आखिर वहीं से वापस पैसा मिल रहा है। तो एक ऐसा फ्लो चल रहा है, हमारा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। उद्यमिता विकास में प्रोत्साहन। उद्यमिता का मतलब होता है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने का मतलब वही अभी जो मैं 2 मिनट पहले आपको समझा रहा था कि एक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पैसा लगता है और लॉन्ग टर्म तक लगता है। एक बार आपने लोन ले लिया है तो लंबे समय तक पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होता है। तो ज्यादा अमाउंट आपको क्रिएट करने के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी का भी जो टेन्योर होता है, जो टर्म होती है वो लंबी होती है। अब आपने देखा होगा LIC के अंदर 10 साल 15 साल के लिए LIC लेते हैं। हम जो बीमा कराते हैं 10 साल के लिए 15 साल के लिए कराते हैं। अब जो 15 साल के लिए जो हमने पॉलिसी करा रखी है, तो हम जो आज से पेमेंट कर रहे हैं, जो से मतलब आज मैंने मान लो जो प्रीमियम पे किया है वो 15 साल बाद मुझे मिलेगा। तो 15 साल तक उस पैसे का यूज हम ऐसी इंडस्ट्री में करवा लेते हैं ताकि उस पैसे को लॉन्ग टर्म तक यूज किया जा सके। नेक्स्ट आता है अधिक उत्पादन। देखिए, प्रोडक्शन हाई हो जाता है। कैसे हाई होता है? क्योंकि जब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, किसी कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन वो न्यू टेक्नोलॉजी की जो न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेगा, नई नई मशीनें लगाएगा और लेबर भी ज़्यादा रख सकता है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों को आसानी से सारा सामान मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ से हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। इस प्रकार से वही पॉइंट, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। तो सीधी सी बात है, जब आपने इंश्योरेंस, जैसे पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी में तो रोजगार मिल ही रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी किसी दूसरी बड़े बिजनेस को सपोर्ट करती है। तो जब बड़ा बिजनेस सपोर्टेड रहता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें भी आपके रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। देखिए, ये तो था नेशनल लेवल पे, अब आता है इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल का मतलब होता है कि भारत के बाहर जितने भी अपन बिजनेस कर रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट आता है आयात निर्यात में सुविधा। देखिए, आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं कि जब आपने किसी वस्तु का बीमा करा रखा है तो आप आसानी से उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, डर नहीं है मन में। कारण यही है कि आपने जो माल भेजा है कई बायदी में बीच में खराब भी हो जाता है, टूट भी जाता है, चोरी हो जाता है, तो इतना टेंशन नहीं है, पैसा बीमा कंपनी देगी।
हम बिना रिस्क के अपना माल भेज सकते हैं, बिना रिस्क के अपना माल खरीद सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने लिए फायदा रहता है कि यदि आपका माल किसी देश में जा भी रहा है तो मन में डर, बिना डर के हम अपना माल भेज सकते हैं। दूसरा आता है आपकी ख्याति में वृद्धि, क्योंकि जिस कंपनी ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है तो सामने वाला पर्सन भी आपको माल भेजने में ज़्यादा हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि मेरा माल सही ढंग से नहीं पहुंचा है तो बीमा कंपनी हमें पैसा दिलवा देगी। ऐसी कंडीशन में आपकी एक इस तरह से गुडविल रहती है कि आप अपना माल जिस पर्सन को भेज रहे हो या जहां से खरीद रहे हो वहां बिना किसी रिस्क के अपना माल भेजा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। एक पॉइंट और होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में आपके इंक्रीजिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है, क्योंकि चिंता मुक्त जब कोई काम किया जाता है तब अपने आप में एक ऐसा मोटिवेशन क्रिएट होता है कि हम जो काम करें उसमें अच्छे ढंग से काम करेंगे। जब एक व्यक्ति माइंडली इस तरह से प्रिपेयर रहता है कि मुझे नुकसान नहीं होगा और हो भी जाता है तो मेरा लॉस नहीं है, वो मुझे बीमा कंपनी पैसा दे देगी, ऐसी कंडीशन में हमें एक इंटरनली ऐसा सपोर्ट मिलता है कि हम जो काम करें वो बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी आपके इंश्योरेंस की। इससे पहले वाली 2 वीडियो और हमने भेज दी है जिसके अंदर आपको एक परिवार के लिए और एक राष्ट्र व्यापार के लिए हमने समझाया था। उन दोनों वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। उसके साथ में ही आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप इस टॉपिक को जरूर अच्छे ढंग से पढ़िएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, चैप्टर काफ़ी लंबा है, प्रैक्टिकली भी आप समझोगे, अपने रियल लाइफ से भी आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस रखता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या रह रही है, देखिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं इस टॉपिक को पूरा करने के बाद आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज एक प्रश्न डालूंगा, उस प्रश्नों का आप मुझे लिखकर सेंड कीजिएगा या उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ये आपके लिए एक प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे और मेरा जो हम ये काम दे रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से पूरा करने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।